बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दिग्विजय सिंह जी साहब, आपने इतनी गहराई से जो आज के इंटरेक्शन सेशन की जो थीम थी, लोकसभा इलेक्शंस 2019 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस, उसको एक शॉर्ट एनालिसिस के साथ में और आज़ादी की लड़ाई के बाद से लेके आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति से लेके 2014 के इलेक्शन से लेके और आज 2017 की स्थिति तक का विश्लेषण करते हुए और 2019 की क्या स्थिति बनने जा रही है उसके ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस जो दिग्विजय सिंह साहब ने किया, उनके लिए पूरे सभागार की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब इस सेशन को ओपन करने के लिए कि अब क्वेश्चंस आमंत्रित किए जाएंगे। पूरे सभागार के अंदर 2 प्रकार के प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक आपके सजेशंस के हैं, जिसको हम सजेशंस को कंपाइल करके और दिग्विजय सिंह जी के थ्रू कांग्रेस हाईकमान को भिजवाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न का है कि जो आपका दिग्विजय सिंह जी साहब से सीधा प्रश्न है, सभागार में 3 माइक, कॉर्डलेस माइक वितरित कराए जाएंगे। और इस इंटरेक्शन सेशन के संचालन के लिए मैं श्री एसपी पांडे साहब को आमंत्रित करूंगा कि पांडे साहब मंच को संभालें। इससे पहले मैं कुछ लोगों के विशेष तौर पे नाम लेना चाहूंगा। वैसे सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन सर नेपाल से, देश के कोने कोने से यहाँ पे जो लोग आए, मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा कि नेपाल से राजीव मिश्रा जी आए, जयपुर से डॉक्टर विवेक जी आए, लखनऊ से अमरेश मिश्रा जी आए बुलेट राजा वाले, रोहतक से चरणजीत शर्मा जी आए, बीना मध्य प्रदेश से मनोज गांधी जी आए, पटना से सुजा गांधी जी आए, शिमला से प्रशांत जी आए, बुलंदशहर से हरिओम दुबे जी आए, उड़ीसा से शमशीदा तैयब जी आए, कटिहार मध्य प्रदेश से आयुष जी आए, गुजरात से राजेश बरवा और सुतप्ता सिंह, संगरूर पंजाब से जयदीप सिंह जी, भिलाई छत्तीसगढ़ जगमोहन सिंह जी, नोएडा से दीपक शर्मा जी, अरविंद वेदी रोहतक से। यानी कि एक वॉलेंटियर, एक कांग्रेस समर्थक सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इस कार्यक्रम का आयोजन न तो किसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने किया, न कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया, न कोई एआईसीसी ने किया, न किसी सोशल मीडिया ने किया। कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक मंच के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम नहीं था। और उसके बावजूद देश के कोने कोने से स्वस्फूर्त तरीके से जो लोग आए, वो ये शो करते हैं कि कांग्रेस का बीज गली गली में, भूमि के हर हिस्से के अंदर है। मैं श्री पांडे साहब से आग्रह करूंगा कि वे क्वेश्चन आंसर सेशन का संचालित करें। माइक हॉल के अंदर हैं, जो लोग अपना प्रश्न पूछना चाहें वो अपने हाथ खड़े करेंगे, फिर पांडे साहब उनमें आइडेंटिफाई रैंडम बेसिस के ऊपर आमंत्रित करेंगे और श्री दिग्विजय सिंह जी साहब उनका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं उनको पहले मौका दे रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सोशल मीडिया के इस मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता नहीं था कि दिग्विजय सर इतने अपडेट हैं सोशल मीडिया के बारे में। और रियली हो सकता है कि आपको सर पता हो सकता है आप सभी लोगों को, इतने लोगों को पता हो, बट जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं, जो जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनको गूगल में खोज सकते हैं तो आपको मिलेंगे। लेकिन उस तरह से जैसे 2 सर लोगों ने भी स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा। एक सबसे बड़ी चीज मुझे ये कहनी है कि एक एजेंडा था कि संघ से लड़ना है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू कि संघ एक विचारधारा है। जिस 60 सालों में भारत इस देश को बना रहा था, उसके पीछे वो कांटी लेकर के वो डुबाने का तरीका बना रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि आज संघ का सबसे बड़ा खर्च है वो अपने पार्टी के नेताओं को दोषारोपण करने के लिए, उनको गिराने के लिए वो पॉलिटिक्स करती है। सर ने जो रिपोर्ट दी अमेरिकन कंपनी, उसके बारे में मेरा भी रिसर्च है, अच्छी बात है, वो सर के नॉलेज में है, अच्छी बात है। आज की डेट में सोशल मीडिया में आपकी एक टीम है और यहाँ पे जो सोशल वॉलंटियर्स आए हुए हैं ये आपके किसी तरह से साथ नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। 2 चीज़ें सोशल मीडिया में हैं। मैं सोशल मीडिया के एक्सपर्टेज के नाते मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में सच को कोई नहीं सुनना चाहता है। सच बहुत कड़वा होता है और झूठ हर आदमी बात कर लेता है।
आज हमसे इससे पहले हम इस जितने भी लोग थे अपनी अपने तरीके से काउंटर कर रहे थे, हर आदमी काउंटर कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद सोशल मीडिया के कुछ दिग्गज भी मिले जिससे हम पहले फेसबुक से मिले हुए थे, भाई मनोज शर्मा जी, सर अच्छा लगा। मेरा सर पहला क्वेश्चन यह है कि क्या कांग्रेस के खिलाफ फैले हुए कुविचारों को काउंटर करने के लिए क्या कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हमको दिया है? हमें डाटा चाहिए। सेकेंडली सर, क्या कांग्रेस पार्टी जो आप अपनी आईटी टीम है, आपकी आईटी टीम पेड है क्या है, व्हाटएवर, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो इतनी बड़ी टीम है वो चलने के बाद, काउंटर करने के बाद अगर उसको डाटा फॉरवर्ड चाहिए तो आपका क्या सपोर्ट है? या तो हम गाली गुत्ता करें, हम लड़ें, आप बोल दो भाई तुम देखो अपना, आपका कोई मतलब नहीं है, हम अपनी इच्छा से लड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा से प्रेरित है, उस विचारधारा को हमको समझ करके हमको काउंटर करना है। थर्डली सर, क्या कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया को काम करने के लिए, इसमें दो चीजें हैं, एक पॉलिटिकल कैरियर है, एक हमारे जैसे वॉलंटियर्स हैं। आज यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें पॉलिटिकल फायदा किसी का नहीं है, सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक पोजीशन है जो कि बाहर जाकर के पॉलिटिकल कैरियर के लिए हमारा सपोर्ट चाहिए उनको। क्या पॉलिटिकल के लिए, जो पॉलिटिकल के लिए काम करते हैं, उनको सोशल मीडिया में हमारे जैसे काउंटर करने वालों के लिए, सर मैं बनारस से हूं, मैं नेपाल में रहता हूं, आप बनारस में 1-2 बार आए हैं, मैंने आपकी ट्वीट देखी है और आप धर्म से संबंधित हमारे बड़े भाई साहब हैं, मैं आप उनकी पोस्ट भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्या आपकी जो सोशल मीडिया टीम है, ऑल ओवर इंडिया की जो वॉलंटियर्स हैं, उसका डिटेल आपके पास है? आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं या वो चल रहे हैं, वो कहीं फंसते हैं, आप उनको क्या सपोर्ट करते हैं? आज मुझे तो नहीं लगता कि बनारस जैसे शहर में कांग्रेस का कोई सोशल मीडिया टीम है। अगर सोशल मीडिया टीम है तो मैं अपने बारे में जानता हूं कि संघ के जो 50-60 लेखक हैं, मुझे वो गूगल में ढूंढते हैं, राजीव शंकर मिश्रा बनारस वाले कह के मुझे खोजते हैं। क्या गूगल ने हमारे बनारस के आईटी क्षेत्र में या पूरे आईटी क्षेत्र में कांग्रेस ने क्या दिया कि हमें वहां से डाटा मिलता, हम काउंटर करते? और सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या, बीजेपी के आईटी सेल से ज्यादा एक आरएसएस का आईटी सेल है, हमें किसको टारगेट करना है, बीजेपी को कि आरएसएस को? बस सर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है और मैं जवाब यहां नहीं लूं, मैं मेल से ले लूंगा। सर समय की कोई कमी नहीं है, धैर्य की कमी होना चाहिए। तो सर ठीक है, मेरा तो अभी इतना ही क्वेश्चन है और मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूं। आई थिंक यू विल रिप्लाई मी इन द मेल आल्सो। नहीं, मैं आपको बता दूं जी सर, क्वेश्चन के बाद थोड़ा मैं रिस्पॉन्ड कर लिया करूंगा ताकि आप, पहली बात तो यह है कांग्रेस की आईटी टीम है और उसमें 2 हमारे ऑफिशियल साइट्स हैं ट्विटर पे, और एक ऑफिस ऑफ आरजी है और एक आईएनसी इंडिया है। ये दोनों साइट्स पर जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल है। कांग्रेस की वेबसाइट पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है और उसमें जो भी आपके डेटा आप चाहते हैं वो अवेलेबल हो सकता है। और मैं भी अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। जितने यहाँ से वो लोग आए हैं उनके लिए मैं अलग से आप अपना ईमेल आईडी मैं आपको दूंगा, उस पर अगर आप क्वेश्चंस डालेंगे, जो भी जिस प्रकार का डेटा आप चाहेंगे, मैं उसको आपको अवेलेबल कराऊंगा। जहाँ तक वाराणसी का सवाल है, वाराणसी में हम लोगों की वहाँ टीम है। मैं पता लगाकर आपका डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, मैं आपको बता दूंगा और उससे वो आपका संपर्क हो सकता है। उसी तरह से राजीव गांधी स्टडी सर्कल अशोक गहलोत जी ने प्रारंभ की थी, वहाँ मिस्टर राय हैं, प्रोफेसर हैं, वो उसको हेड करते हैं। वो भी एक राजीव गांधी स्टडी सर्कल भी है जिसके माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो हम लोग उसके सामने लाते हैं, पब्लिकेशंस भी करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा, आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संघ जड़ है और बाकी शाखाएं हैं। ये आरएसएस के जो पेड़ है उसमें लगभग 150-200 शाखाएं हैं और वो हर शाखा अपने तरीके से अलग काम करती है। इसलिए भाजपा और संघ में कोई अंतर नहीं है। चलिए,
नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा हूँ, जयपुर से हूँ। कांग्रेस में कुछ उच्च पदाधिकारी होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के पदाधिकारी होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन हम जिस कैटेगरी में आते हैं उनको मैं बोलता हूँ फेलो ट्रैवलर्स या सिंपैथाइजर्स। ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए कांग्रेस क्या करे? मुझे एक सागर यूनिवर्सिटी के आपके यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे एस.के.बी. भंडारी, तो उनके यहाँ मुझे कुछ महात्मा गांधी की पुरानी अखबार की कॉपियां हाथ लगी थी, हरिजन। उसमें जब मैंने पढ़ा तो कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए या सिंपैथाइजर्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए, तो महात्मा गांधी ने मोतीलाल जी नेहरू से कहा कि सबसे एक एक आने चंदा लेके आना है कांग्रेस के लिए। तो मोतीलाल जी नेहरू लेने निकल पड़े, तो जीडी बिल्डर ने उनसे कहा यार तू एक केस कोर्ट में लड़ दे, लाखों रुपए हजारों रुपए आ जाएंगे, गांधी जी के पास रख देना, कांग्रेस में फंड आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये आइडिया तो मुझे आया नहीं, वो गांधी जी के पास कैसा, मैं 2 केस लड़ देता हूँ, सारा चंदा आ जाएगा साल भर का। तो गांधी जी का मुझे पैसे की वैल्यू नहीं, मुझे एक एक आने से पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए। करेक्ट। नंबर 1। नंबर 2, गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ पहले पब्लिक में 3 दिन पहले घूमते थे और सबको ये कहते थे बेटी मेरी सभा होने वाली है, आप जरूर पार्टिसिपेट करना, उसमें देश के विचार सामने आएंगे, आप लोगों के विचार सामने आएंगे। तो अहमदाबाद में गांधी जी एक घर में गए तो वहाँ एक लेडी ने दरवाजा खोला, यंग सी लेडी थी। तो गांधी जी ने बेटे कितने जने घर में रहते हो? तो उन्होंने कहा माँ और बेटी घर में रहते हैं। तो कहा बेटा मेरी सभा है अहमदाबाद में, तुम जरूर पार्टिसिपेट करना दोनों। तो उस लेडी ने कहा कि साहब हम में से एक जनी आएगी। उन्होंने क्यों? कहा साहब हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी माँ नंगी रहती है घर में, और जब मेरी माँ जाती है तो मैं नंगी रहती हूँ घर में। तो गांधी जी ने अपने ऊपर के कपड़े खोल के उसको दिए कि तुम ये पहन के आना दोनों जने। तो ऐसे पार्टिसिपेशन इन सिंपैथाइजर्स का और इनका कैसे करा जाए, इसके लिए कांग्रेस कुछ करे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वापस स्ट्रांग होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सहमत हूँ मैं। ये आज भी कांग्रेस की सदस्यता हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है, और उसी वजह से ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस को जब तक आप आम लोगों के बीच में नहीं ले जाएंगे, जनता के बीच में संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग पार्टी को सफल नहीं बना पाएंगे। आज जो हम लोग जूझ रहे हैं वो इसीलिए परेशान है क्योंकि हमने उन लोगों को तरजीह नहीं दी जो वाकई में समाज सेवा में एक सेवा के लिए आते हैं। तरजीह उन्हें मिली जो सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए आते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग सत्ता से अलग रहकर भी विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी हमें आवश्यकता है। आप जैसे लोगों की, डॉक्टर विवेक शर्मा मिश्रा जी जैसे लोगों की आवश्यकता है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आकर इन चुनौतियों का सामना कर सकें। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विपिन सांगवान हरियाणा से आया हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, और आज इस कॉन्वोकेशन में भाग लेने से मैं बेसिकली कांग्रेस की जो आपकी इकाई है, राष्ट्रीय इकाई, उसके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहा था। आपके कुछ ऑफिस बियररों के पास तो अभी तक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट है ही नहीं। और रही बात फॉलोअर्स की, आरजी सर के ऑफिस को जो फॉलो करते हैं इस टाइम 37 लाख है, और वहीं नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट देखा जाए तो वो 4 करोड़ के करीब फॉलोअर है। अगर उस फेसबुक पेज पे एक भी झूठ लिखी जाती है, उसको फॉलो करने वाले कितने लोग होते हैं? क्योंकि भारतीय जो समाज है वो दिमाग की कसौटी पे चीज को ना देखकर, व्यक्तिगत रूप से ना देखकर, हर एक चीज को एक फॉलोअर ट्रेंड में देखता है। आप जो आईटी सेल है वो काफी ज्यादा वीक है। इसको फॉलो करने के लिए आपको एक अपना खुद का मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच ना लेते हुए संवैधानिक रूप से गांव, ब्लॉक, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसके ऊपर आपका डायरेक्ट हेडक्वार्टर, इस तरह का एक बेसिकली आपको प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करना चाहिए कि गांव के बच्चे की बात या गांव का दुख आपको डायरेक्टली हेडक्वार्टर तक पता चले और उस पर आपके पदाधिकारी एक्ट करें। नहीं, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं।
और इसीलिए हम लोगों ने आज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे हटकर जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो मैंने आपको एक तो कांग्रेस की वेबसाइट है और दूसरा जो ट्विटर अकाउंट है आरजी ऑफिस का, ऑफिस ऑफ आरजी और INC इंडिया, ये ऑफिशियल हमारा कांग्रेस का अकाउंट है। इस पे जितने भी आपके प्रश्न हों उन पर आप डालेंगे तो मैं अभी जो रिसेंटली सुश्री रामैया जी वो हैं वो IT सेल की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अभी तक दीपेंद्र हुडा जी थे आपके यहाँ के। मैं माफी चाहूंगा सर एक बात कहने के लिए, आपकी जो झूठ है उसको मतलब आपका जो सच होता है उसको दबा दिया जाता है और मोदी जी का झूठ जो है इतनी स्पीड से स्प्रेड आउट करता है, आपसे 100 टाइम्स स्प्रेड करता है। जी हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग सच को सच नहीं, मगर सत्य का दमन तो हर स्टेज पे कर दिया जाता है सर। हम लोग सच को सच नहीं साबित कर पा रहे हैं और झूठ को सही साबित करने का उनका जो है वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा बस एक ही सजेशन है सर, आप लोग अपने लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोशल वेबसाइट डिजाइन कर दीजिए, आपका हेडक्वार्टर हो और हर गांव की जो भी बात होती है, देखो इंडिया में 6 लाख के करीब गांव हैं और टोटली बात करेंगे तो हम तकरीबन 10,000 के करीब ब्लॉक हैं, 4,000 के करीब कंस्टिट्यूएंसी और 523 के करीब लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के देखते हुए लोगों के दुख दर्द के अंदर सीनियर लीडरशिप को भी पता लगे और जूनियर लीडरशिप को भी पता लगे, ताकि एक गांव के दुख पे आपका लोकसभा लेवल का आदमी, ब्लॉक स्तर का आदमी और जिला स्तर का कार्यकारिणी का जो भी आपका अधिकारी है, टिकटों को ना देखते हुए मगर लोगों के दुख में एक्चुअल रूप से शामिल होगा तो शायद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अब्रप्टली राइज करेगा। थैंक यू, इट्स माय सिंसियर सजेशन सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सर, मेरा नाम गुंजा है और मैं कांग्रेस की सदस्य नहीं हूँ, जैसा आपने कहा उसकी विचारधारा की एक समर्थक हूँ। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में क्योंकि आपका नाम आता है, नेताओं का नाम आता है, तो इट ऑल फ्लोज फ्रॉम द टॉप। और इस समय हम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष हमारे लिए एक चैलेंज है पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। हम जानते हैं नोटबंदी के फायदे नहीं हो पाए, आधार हमारी स्कीम थी, GST, FDI, उमा भारती का इस्तीफा हो या योगी जी ने MP से रिजाइन नहीं किया, इन सब मुद्दों को जब तक आप नहीं आवाज देंगे हमारी आवाज दब जाती है। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो इन चीज़ों पर हमेशा रिएक्ट करता हूँ। हर दिन के 2 घंटे मेरे इसी में जाते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करना और मोदी जी और भाजपा को कैसे उजागर किया जाए, उनके झूठ को, इस पर मैं काम करता हूँ। हालांकि मोदी जी जितने फॉलोअर मेरे तो नहीं हैं, उनके तो 4 करोड़ हैं, मेरे करीब 6.5 पौने 7 लाख हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अगर कोई सही बात कही जाए तो फिर हमारे वो जो अगर 6.5 लाख में आधे कह दीजिए हमारे विरोधी हैं, अगर आधे से के भी 10% अगर उसको रीट्वीट या लाइक करेंगे तो अपने आप का उसका विस्तार जो है चारों तरफ होगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। स्मार्टफोन जो है ये और सोशल मीडिया, इंटरनेट अगले चुनाव में काफ़ी सक्रिय योगदान देने वाला है। इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को इकट्ठा किया जाए और उनके माध्यम से हर गांव, हर मोहल्ला, हर समूह में अपने लोगों को तैयार किया जाए ताकि हमारे सच को हम सच साबित कर सकें और उनके झूठ को हम झूठ बता सकें। ये फेक न्यूज़ आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। बोल रहा हूँ दिल्ली से। हमारा कांग्रेस से एक मांग है, हम कांग्रेस समर्थक हैं कि आज जो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भारतीय मीडिया है। भारतीय मीडिया 90% जो हमारे जो दर्शक हैं
वो वही चीज़ सही मानते हैं जो मीडिया दिखाती है। मेन जो और इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो मीडिया है, और मीडिया लगातार कैंपेन विपक्ष नेताओं के खिलाफ चलाती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो लगातार चलाते हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं, ये रोहित सरदाना हो गया, सुधीर चौधरी हो गए, रजत शर्मा जी हो गए, ये इनका कंटिन्यू कैंपेन चलता है। लेकिन हम पिछले 2014 से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस को इसके प्रति कोई मतलब अभी रणनीति नहीं बन पाई है। आप मीडिया मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे हम मोदी को पटकनी कैसे दे सकते हैं, कांग्रेस को पटकनी कैसे दे सकते हैं? ये सबसे बहुत बड़ा मेजर इशू है। मीडिया लगातार कंटिन्यू यही चला रही है और इसको रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे लोग न्यूज़ तो देखते ही देखते हैं, बाकी ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन न्यूज़ जाती है। इसलिए सबसे पहले मीडिया मैनेजमेंट करना होगा, इसको काउंटर करना पड़ेगा। और दूसरी एक मांग है कि हमारे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ट्विटर पे हैं, मैं भी ट्विटर पे हूँ, और हमारे करीब 8,8600 फॉलोवर्स हैं, और शहजाद पूना भाई भी हमारे फॉलोवर्स हैं और मैं भी उनका फॉलो करता हूँ। लेकिन कांग्रेस के मतलब नेताओं से हमारी एक विनती है कि वो कम से कम फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो कर सकते, जो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं उनको रिट्वीट तो दे सकते हैं, इससे मैसेज जाएगा। आप मोदी जी का देखिए, मोदी जी इवन की जो गाली देते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, उनको फॉलो तो करते ही हैं। साथ में जिनके 100 फॉलोवर्स हैं, 50 फॉलोवर्स हैं, उनको जवाब देते हैं, उनको कोट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमें हमारे नेताओं को भी चाहिए कम से कम लाइक दे, कम से कम रिट्वीट दे, बस यही हमारी मांग है। दो विश्वास जी, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत अहम बात की है। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक मीडिया का सवाल है, सबको अपनी बैलेंस शीट पर ज़्यादा चिंता रहती है, और आज के इस युग में जहाँ की भय चारों तरफ व्याप्त है और ईडी और इनकम टैक्स और दुनिया भर का जो एक दबाव है, उसके कारण मीडिया, ये जो आपने कुछ नाम लिए, वो तो कमिटेड लोग हैं, वो तो संघ से आए हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे। हमारी ही गलती रही कि हमारे समय में वो पनप गए, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों पर तो ध्यान, मीडिया के बारे में हम लोग अपनी बात करते ही हैं, हमारा चेयरमैन मीडिया कमेटी हैं सुरजेवाला जी, वो देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट आज पूरे देश में है। आपने ये बात ठीक कही कि आईटी सेल एआईसीसी में उसके पास टीम होनी चाहिए। ये मोदी जी के पास तो टाइम नहीं है कि वो उनको सबको फॉलो करें, लेकिन उन्होंने पेड टीम एक रखी हुई है जो कि पूरे उनके, विशेष करके जो गाली देने वाली टीम है उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो गाली देने वाली टीम को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें करते हैं, जो महिलाओं पर क्या क्या भद्दी बातें करते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी चाय नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री घर पे बुलाते हैं। यही अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्तर जो है किन लोगों के साथ गिरा हुआ है, ये बात उससे बात साबित होती है। लेकिन फिर भी हमें आईटी सेल को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और टीम आवश्यक है जो कि ऐसे कमिटेड लोग हैं जिनके जो निरंतर संघ के, भाजपा के, मोदी के खिलाफ सही जो बातें हैं उजागर करते हैं और इनके झूठ को झूठ साबित करते हैं, फेक न्यूज़ को उजागर करते हैं। कई ऐसे लोग हैं देश में जो कि एक डिटर्मिन्ड तरीके से फेक न्यूज़ को उजागर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जहां मोदी जी मन की बात करते हैं, वहीं विनोद दुआ जी जन की बात करके उनको एक्सपोज करते हैं। ऐसे लोगों को भी फॉलो करने की आवश्यकता है। आज मीडिया में रवीश कुमार एक ऐसी आवाज़ है जो कि एक मॉडरेट आवाज़ है और जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता का को एक सिंबल बन चुके हैं। ऐसे लोगों को भी आपको फॉलो करना चाहिए।
प्रणाम सर। सर मेरा नाम सौरभ राय है। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। एक तो क्वेश्चन और एक सजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। सर मैं खुद भी एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट हूँ। और सर मेरा जो पहला सवाल है कि 21वीं शताब्दी की जो सबसे कम जॉब पैदा हुई हैं वो इस साल हुई हैं। मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया है इस चीज़ का। उसमें सबसे ज़्यादा जो पिसा है वर्ग वो यूथ है। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा क्या स्ट्रेटेजी होगी, ऐसी क्या विचारधारा है और हमें सुझाव लोगों तक पहुंचाने हैं कि वो यूथ हमसे वापस आके जो कि त्रस्त है वो कहीं ना कहीं मोदी जी से इंक्लाइंड है, क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। तो सर हमें वो ऐसे सजेशंस दीजिए आप जिससे कि हम इसको वायरल करें आगे और बताएं लोगों की कि हमारी क्या आगे, क्योंकि हम सर किसी को काउंटर करेंगे लेकिन हम हमारी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है हम किसी को गलत कह के नहीं कर सकते। हम में क्या अच्छाई है हमें इस चीज़ को दिखाना है। और सर दूसरी चीज़ जो कि अभी पूर्व वक्ता ने बोला है कि कम से कम वो कुछ ना करें, हमें फॉलो ना करें जो हमारे लीडरशिप है, हमें आरटी कर दें, एक रिप्लाई दे दें सर, उससे हमें कम से कम 6 महीने का चार्ज आ जाता है। एक 6 महीने का एटलीस्ट। सर मैं आपको बताऊं, अभी पीछे जन्मदिन था श्री अशोक गहलोत जी का, उन्होंने कुछ नहीं, बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्होंने उनको विश किया था, सबको रिप्लाई दिया। सर एक एक बंदा उनसे इतने अच्छे से कनेक्ट हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब उनको कभी भी जिंदगी में अपना बर्थडे भूल जाएगा लेकिन उनका नहीं भूलेगा। तो सर मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ अपने टीम से बोलिए कि वो हमको नहीं प्रोपोगेट करें, लेकिन एटलीस्ट हमारी विचारधाराओं को हमें सम्मान देने के लिए एक ये छोटा सा काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने जो सुझाव दिए हैं, वाकई में बेरोजगारी की समस्या से हर युवा आज चिंतित है। लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है लेकिन पिंक स्लिप मिलना चालू हो गई हैं। बेरोजगार लोग बाग अब हो रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां और विशेषकर ट्रंप के आने के बाद तो उसमें यहाँ की जो आईटी कंपनी जो बहुत बड़े पैमाने पर रिक्रूट करती थीं, वो यहाँ के लोगों को निकालकर यूएसए के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यदि आप देखेंगे तो लगातार 2010 से लेकर आप 2017 तक के देख लीजिए, निरंतर गिरावट 2014 के बाद से आई है और हर क्षेत्र में गिरावट आई। अब डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा असर कहीं हुआ है तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पे हुआ है, जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे जो जीडीपी ग्रोथ का आंकलन करते हैं वो लोग स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के आंकड़ों को लेते नहीं हैं और उसी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। 30 से 40% लोगों को बेरोजगारी हुई है। स्वयं शिवसेना के जो एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई शहर से लगभग 20 लाख लोग बेरोजगार होकर अपने अपने गांव गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा असर है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भाई ये सब होने के बावजूद भी ये भाजपा को वोट क्यों मिल रहा है। भाई देखो, मैं शुरू से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोधी हूं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोधी इसलिए हूं कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में जबकि रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश और रिजर्व बैंक के रशिया के अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो यहाँ भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैक किया जा सकता है। उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ईवीएम मशीन के कहाँ हैकिंग हो सकती है, हमने इसमें स्टडी किया है। सबसे पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर बनाए जो तैयार करते हैं वो 4-5 लोग हैं जिनको कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम दिया गया था, और वो चिप्स जो आते हैं वो जापान की एक कंपनी है और यूएसए की कंपनी है। संयोग से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए थे तो ब्रेकफास्ट के लिए उनकी जो मीटिंग हुई थी, इन दोनों के सीईओज भी उस समय उनके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तो ये सब बातें, एक पहली बात तो यह है कि जो सॉफ्टवेयर जहां लिखा जाता है उस पर भी हमें चिंता है। दूसरा एक लेवल होता है कि जब हर असेंबली सेगमेंट में सीक्वेंस ऑफ कैंडिडेट्स और उनका सिंबल अल्फाबेटिकली आता है, तो वहां पर सॉफ्टवेयर डालने वाले लोग
प्राइवेट लोग होते हैं। अब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमीशन के और स्टेट के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पढ़ना नॉन आईटी इंजीनियर के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए वो कैसे इसमें घपला हो सकता है, वो दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना है कि आपका मशीन जो है, एक तो बैलेट मशीन होती है और दूसरी मशीन होती है काउंटिंग मशीन। काउंटिंग मशीन के डिजिट जो डिस्प्ले है उसमें चिप लगाई जा सकती है, जो कि काउंटिंग जो बैलेट मशीन है उससे वो सिग्नल नहीं लेगी। बाहर जो आप चिप लगा के छोड़ गए उससे सिग्नल लेकर उसको आप टैंपर कर सकते हैं। तो ये 3 संभावनाएं हैं जिन पर वर्क हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से नवप्रभात जी हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपना हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन किया है और वहाँ के उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने सारी मशीनें सीज कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या कारण है कि ईवीएम मशीन से इलेक्शन कमीशन इतने प्रभावित क्यों हैं। हमें कहते हैं कि आप हमें, मशीन हमारी, आप टच मत करिए, हम आप मुझे हैक करके बताइए। अरे भाई, आप हमको अगर मशीन दिखाएंगे नहीं, देंगे नहीं, तो हम आपको बताएंगे कैसे। तो इसलिए हमको आप मशीन दे दीजिए, हम उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जैसा आप रिजल्ट चाहें हम रिजल्ट निकाल के दिखा देंगे। हमको आप मशीन दे दीजिए, हम अपनी चिप जो है काउंटिंग मशीन पे लगा देते हैं, जैसा रिजल्ट चाहोगे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप हमको मशीन दे दीजिए, जब हम कैंडिडेट्स का डाटा उसमें डालते हैं उसमें हम खेल कर सकते हैं। कोई डेवलप्ड कंट्री आज ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करा रहा है। कोई भी कंट्री जहां डेमोक्रेसी बहुत सफल है, कोई ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा। कुछ कंट्री ने जो किया था, आयरलैंड ने, जर्मनी ने, वापस अब वो बैलेट पेपर पे आ गए। इसलिए ईवीएम मशीन जो है, मैं तो उस पर भरोसा करता नहीं हूं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक गांव ऐसा है जहां की लगातार 90% वोट कांग्रेस को मिलता आया है और वो कांग्रेस का गांव है। पोलिंग बूथ भी हम जानते हैं, उस पर 90% कांग्रेस के वोट, पोलिंग बूथ पर केवल 15 वोट कांग्रेस को आए। तो ये हमारी तो मांग है और हम लोग इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हम लोगों ने काम पे लगाया हुआ है और इस पे ईवीएम की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि 2019 का जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए। आपने जो बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके साथ किस तरह से संपर्क बनाएं, इस बारे में हमारे प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर राज पुरोहित जी से हमारा परिचय इसी पर हुआ कि वो कांग्रेस के पक्ष में लिखा करते थे, तो हमने उनसे संपर्क किया और तब से उनका संपर्क हुआ। और ऐसे विशाल कुंद्रा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारा ऐसे ही संपर्क हुआ। तो सौरभ राय साहब कैसे छूट गए, आपसे भी हम लोग संपर्क बनाएंगे। आ गया बीच में। मेरा मानना है, ऐसे व्यापारी हो गया हूँ मैं, पहले 15 साल गवर्नमेंट में था। तो एक बात कही जाती है, वो बात यह है कि या तो कंपनी अमीर है या कंपनी का मालिक अमीर है। दोनों में से एक भी अमीर है तो वो ज़रूर जीत जाएगा। यहाँ लोगों के जज्बात देख के, बात सुन के लगता है कि कोई अमीर है या नहीं है, कार्यकर्ता जरूर अमीर है। अब धनवान की डेफिनेशन हिंदुस्तान में इसकी नहीं रही कि किसी के पास पैसा है, किसके पास नहीं है। धनवान की जो डेफिनेशन रही है अभी तक, जिस पे 60 साल से हिंदुस्तान उभर के ऊपर आया है, वो उसकी निष्ठा है, वो उसका विश्वास है। यहाँ दोनों चीज़ देखने को मिलती हैं। जरा ताली बजा दीजिए। मैंने कहा मैं भी कुछ क्वेश्चन करूं, पर क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, पूछिए। क्योंकि आप लोग, मैं डायस के ऊपर हूं,
तो इसलिए मैं निष्पक्ष नहीं हो सकता, पर मैं सजेशन जरूर देता हूं आपको अपने एक्सपीरियंस के। मैं बहुत लो प्रोफाइल हूं, पर मैं जगह जगह जाता हूं। खास तौर से मेरा कार्यक्रम हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अगर अजय शर्मा बासमती राइस के नाम पे गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में मैं बासमती का नंबर 1 एक्सपर्ट हूँ। पिछले 40 साल से बासमती में काम कर रहा हूँ, अब सेवा कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से किसानों के बीच में जाके सेवा भी कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो मुझे आइडिया लगता है ना, जो मैंने अपनी 10 क्लास की उम्र में जो देखा था नेता और आज जो देखा है, उसमें फ़र्क बताता हूँ। दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए तो मन ने कहा कि ज़रूर कुछ कहना चाहिए। मुझे लोग जो मेरे इलाके में एज ए कांग्रेसी जानते हैं, वर्क करता हूँ, तो हमारे इलाके के नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं जनरल बात कह रहा हूँ। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर थे। हमें न्योता आया कि आप 9 बजे आइए क्योंकि साहब है ना पर्चा भरने जाएंगे। हमने न्योता स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया कि हमारे पास उनके भाई साहब आए थे, जो वहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी आते हैं। नीतू शर्मा बैठे हैं हमारे इलाके से, वो भी आते हैं बेचारे। तो जब आए तो हमने कहा जरूर जाएंगे भाई। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम थे, अपॉइंटमेंट होते हैं, व्यवस्था होती है, फिर भी हम छोटे से नोटिस पे वहाँ गए। 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ खड़े रहे। किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, चाय के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि बच्चे जो अब आ रहे हैं वो भी यही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हमारे को मैं बताता हूं आपको, हमारे दादाजी इलेक्शन लड़वाते थे, सुरेंद्र पाल सिंह होते थे मिनिस्टर। 16 साल हमारे गांव से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर रहे स्वर्ण सिंह जी के साथ, जिन्होंने ये अरुणाचल बनाया, फलाना बनाया। हमने उनको एक दफा कहते सुना कि पंडित जी, लगता है कि अब की बार हम हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जरूर हार जाएंगे। चमचागिरी नहीं की उनकी। कोठी पे बुला के पूछा कि भाई क्यों हार जाएंगे? क्योंकि जी आप राम राम करने में भी आपका अब कंजूसी आ चुकी है। कुंवर साहब बोलते थे उनको, कुंवर साहब आप राम राम भी नहीं करते। कांग्रेस की बुरी हालत थी। हम सोचे कि वहां मिनिस्टर साहब जाएंगे तो दरवाजे पे खड़े मिलेंगे, चाय पानी पूछेंगे। वहां पर 3-4 हजार आदमी थे, उनको गेट पे खड़े होकर नमस्कार करेंगे, पर नहीं किया किसी ने। 12 बजे निकल के आए, उन्होंने भाषण दिया और हम चले आए, लुटे हुए से चले आए। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? एक आपको वाक्य और सुनाता हूं। दिग्विजय सिंह जी यहाँ हैं, मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। बड़ी बात होती है पूरे देश के अंदर, तो ये उनको भी कभी कहने का मौका मिले। यही मंच इसीलिए है कि अपने मन की बात कही जाए। मैं पंजाब में था, पंजाब के अंदर राहुल जी आए। राहुल जी ने अपनी एक टीम सेलेक्ट की थी कि इंटरव्यू करके है ना लोगों को बनाया था। उसमें हमारा एक चेला भी है। हमने फोन किया अमृतसर के अंदर कि भाई तू यहां आया होगा। कहते जी कहां? मैंने कहा वो साहब आए हुए हैं, राहुल साहब आए हुए हैं। अरे छोड़िए, वहां कौन देख रहा है? मेरा सजेशन ये है कि जब एटलीस्ट राहुल जी जाएं या कोई बड़ा आदमी किसी प्रदेश में जाए तो वहां पर उनकी कंप्यूटर से एंट्री होनी चाहिए। जो आदमी आ नहीं सकता, जो आदमी 4 आदमी नहीं ला सकता, वो कांग्रेस को क्या जिताएगा? धन्यवाद। अजय जी, आप जो बात कर रहे हैं, ट्रेंड पूरा बदल गया है आज के युग का। और आज जो 1-to-1 कांटेक्ट हुआ करता था, जो एक पर्सनलाइज कांटेक्ट होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग हवा में बात करते और हवा में चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसलिए जिस राजनेता का डायरेक्ट संपर्क है वो कभी चुनाव नहीं हारेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हालांकि कैलाश जोशी जी जनसंघ में बहुत बड़े नेता भी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। वो केवल उनका संपर्क ये था कि वो किसी की शादी या गमी कभी छोड़ते नहीं थे, और उसमें ही वो चुनाव लगातार जीतते रहे। तो
आवश्यकता इस बात की, आज का जो टेक्नोलॉजिकल जो युग आ गया है, स्मार्टफोन और जो सोशल मीडिया है, उसी से अगर आप कैंपेन स्ट्रैटेजी भी चेंज करें तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। आज वो ज़माना गया कि हम पब्लिक मीटिंग करें, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग करें, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करें, वहाँ तो अपने ही तो कार्यकर्ता आते हैं जो कि पहले से जुड़े हुए हैं। आज आवश्यकता ये है कि जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम कैसे जोड़ें, उस पर प्रचार में कैसे उसको प्रभावित करें, और ये तभी संभव है जबकि निरंतर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, पहले तो आपने बताया, ठीक बताया कि आप लाइटनिंग कॉल करना पड़ता था, उसके बाद संपर्क होता था। आज फिंगर टिप पर आप देश विदेश जहाँ चाहें आप संपर्क कर सकते हैं। उसका उपयोग कैंपेन के लिए, आइडियाज़ फ्लोट करने के लिए, संपर्क करने के लिए, उस शक्ति का सदुपयोग कांग्रेस जब तक नहीं करेगी तब तक हम एक लाइव कांटेक्ट नहीं कर सकते। नमस्कार जी। नमस्कार राजा जी। जी जी। मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं मथुरा से आया हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ। आचार्य जी को भी नमस्कार। ये मेरा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लीक से हटके है जी। हाँ जी। मैं अभी यूपी का इलेक्शन बहुत नज़दीकी से देख के आया हूँ और उसके बिहाफ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं रखती और बीजेपी जो है वो डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है। आई टोटली एग्री विद दिस। यूपी में जो पोलराइजेशन हुआ है कि हिंदू को एक तरफ कर लिया और मुसलमान को लिया ही नहीं, यानी कि 20% वोट छोड़ दिया, 80% को अपनी तरफ करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इलेक्शन हुआ है ये धर्म और आस्था है वो हर चीज़ पे भारी पड़ी है, चाहे वो विकास हो, चाहे वोट बैंक हो, वट एवर आप उसको काउंट करते हो। जबकि रामलला के द्वार आपने खोले, हर चीज़ आपने करी। नरसिम्हा राव जी के कोई छुपी नहीं है, मस्जिद कैसे गिरी, कोर्ट कचहरी अपनी जगह है। आप भगवान राम से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। आप जितना मर्जी सोशल मीडिया कर लीजिए, मैं दावे से लिख के, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हुआ है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, 36 साल हो गए मुझे बीटेक किया, पूरी दुनिया में घूमा हूँ मैं, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मोदी जी जहाँ जाते हैं, उड़ीसा में इलेक्शन करना है तो लिंगराज जी चले गए, उत्तराखंड में इलेक्शन करना, केदारनाथ जी चले गए। जब तक ये धर्म और आस्था, क्योंकि आचार्य जी आ गए हैं तो मेरा क्वेश्चन जरा ये मजबूत हो गया है बहुत। और मैं खुद भगवान से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, बुरी तरीके से, नंदगांव से बहुत बुरी तरह जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने कांग्रेसी बैठे हैं ये भी किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और भगवान राम से तो 200% जुड़े हुए हैं। इनका वोट भी वो आपसे छीन के ले जाते हैं भगवान राम के नाम पे। तो हम जो कांग्रेसी हैं, आचार्य जी जैसे हमारे जो धर्मगुरु हैं हमारा साथ छोड़ गए, हम क्यों नहीं, अब बीजेपी बिल्कुल ओपन है, भगवान राम और वोट, तो हम क्यों नहीं उस चीज के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। बाकी वोट बैंक सब समझ में आती है। अब कास्ट खत्म हो गई, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, इस इलेक्शन में हमने देखा सब साफ हो गए धर्म के आगे। जिस कैंडिडेट को छाता से हारना था, चौधरी लक्ष्मी नारायण को, वो 1,20,000 वोट लेके गए। उनके खुद के वर्ड थे कि मैंने 40,000 वोट नहीं उम्मीद करी थी, ड्यू टू भगवान राम। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है और सजेशन है आपके लिए। हम क्यों भगवान राम को छोड़े हुए हैं पिछले 30 साल से? आप भगवान राम को मानते हैं कि नहीं मानते, शिव को, विष्णु को मानते हैं, तो क्यों नहीं आप उसको ओपनली एक्सेप्ट करते? क्या हमारी दुविधा है कि बीजेपी ने एक्सेप्ट किया और 325 सीट ले गई? मतलब
क्या हमारी हिच है कि हम क्यों नहीं मानते कि भाई हाँ हम भी भगवान राम के वो हैं? ये मेरा एक अपनी जजमेंट है और आपसे एक सजेशन है कि मेरा ऐसा मानना है 2019 में भगवान राम फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू। शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि भगवान राम हम सबके आराध्य देव हैं। मैं खुद जहाँ से आता हूँ, राघवगढ़, हमारे राघव जी का मंदिर के नाम से ही हम लोगों का वो है, वहाँ हमारी पूजा अर्चना होती रहती है और 24 घंटे दीप जलता है। तो चूंकि मैं संघ का आलोचक हूँ, सोशल मीडिया पर मुझे मुसलमान और ईसाई कहा जाता है, हिंदू धर्म का विरोधी कहा जाता है और इस प्रकार के मेरे पे आरोप लगाए जाते हैं कि मैंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दिया और आतंकवादी का मैं समर्थक हूं। यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है, प्रचार तंत्र को प्रचार करना। वाराणसी में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि मैं अमेरिका को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक आतंकवादी को, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 250 मीटर पर की दूरी पर ओसामा जी रह रहे थे और पाकिस्तान आर्मी को पता नहीं पड़ा। अब मीडिया ने ओसामा जी का व्यंग मेरा जो किया गया था उसको पकड़ लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम एक राजनीतिक रणनीति है, कोई उनका लगाव नहीं है। और नरसिम्हा राव जी इस समस्या का निदान करने का उन्होंने प्रयास किया था। देश के सभी शंकराचार्य जियों को उन्होंने इकट्ठा किया था। मुझे भी उसके अंदर, मैं चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का, और चूंकि मैं जगतगुरु द्वारका पीठ के स्वरूपानंद जी महाराज का दीक्षित शिष्य हूँ, तो इसलिए मुझसे कहा गया था कि उनको उसमें शामिल किया जाए। और चूंकि मेरे पूर्वज स्वामी रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, तो इसलिए पीपा जी उनका वंशज होने के नाते स्वामी राम नरेशाचार्य जी के भी उसमें डिस्कस कराने थे। तो रामालय ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया और रामालय ट्रस्ट बनाकर रामालय ट्रस्ट को जो अनडिस्प्यूटेड जमीन है अयोध्या में वो ट्रांसफर होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में चुनाव आ गए, वो नहीं हो पाया और उसके बाद सरकार गिर गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस देश में मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, क्या उससे देश की समस्या का निदान हो सकता है? आज राम मंदिर अकेला नहीं है। जिस दिन राम मंदिर की बात हल हो जाएगी उस दिन वो मथुरा में की मस्जिद मंदिर का झगड़ा आपके मथुरा के रहने वाले आप चालू कर देंगे। उसी प्रकार वाराणसी के अंदर मंदिर मस्जिद का झगड़ा चालू हो जाएगा। 3000 उन्होंने आरएसएस ने स्थान ढूंढे हुए हैं जहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा कराकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसलिए हमें उनका जो एक ये उनकी रणनीति है, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझाकर पोलराइजेशन करने का, इस पर हम लोगों को, मेरे मत में अभी उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही हम लोगों को मानना चाहिए और उसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि बात यही है, हम लोग आज इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे विश्व में आज जो लड़ाई है वो कट्टरपंथी विचारधारा से है। चाहे कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे ईसाइयों की हो, किसी की भी हो, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली विचारधारा ही देश में आतंकवाद को जन्म देता है। इसलिए भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी उनके जो बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने कभी भी भगवान राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना। उन्होंने कहा वो युग पुरुष हो सकते हैं लेकिन ईश्वर के अवतार नहीं, क्योंकि वो आर्य समाजी रहे हैं। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें इस देश की जो व्यवस्था है, आज बेरोजगारी की समस्या है, आर्थिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या है, हमारे जो कुपोषण है, शिक्षा है, इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंदिर मस्जिद के अगर झगड़े में हम लोग पड़े तो उसके दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में आचार्य जी का आपने नाम लिया है, तो वो इस पर तो उनकी पीएचडी है, उनसे मैं कहूँगा कि वे आपसे इस बारे में कुछ कहें। हाँ, आप पूछिए राजा सबसे। हाँ, कोई बात नहीं, आपका भी नंबर, सबका नंबर आएगा अभी बाद में सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। चलिए। आदरणीय दिग्विजय जी एंड महाराज जी, मेरा क्वेश्चन का जवाब भी शायद इस मंच से अपना परिचय दे दें। आचार्य विद्यारतन, दिल्ली के मूल निवासी और एक खास वर्ग से आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उसका जवाब इस मंच से शायद मुझे मिले। ऐसा ही मुद्दा है जो धर्म का मुद्दा जो आपने अभी जिक्र किया। आरक्षण का मुद्दा हमें कांग्रेस को कुछ भारी पड़ता दिखाई देता है। भागवत जी ने एक बयान दिया, उस छोटे से बयान से बिहार खिसक गया। लालू जी ने धमकी दी, देखे कौन बंद करता है। लालू जी के समर्थन में सरकार बन गई। हरियाणा आज चुनाव करा के देख ले, बीजेपी हार जाएगी। यह आरक्षण का ही जान है। और इस आरक्षण ने जो नीतियां हैं वो सरकार की, कांग्रेस की रही हो और ये रही हो, सारी हाईजैक नीति हैं। वोटों को हाईजैक करता है ये आरक्षण, लुभाता है ये आरक्षण। मेरा लास्ट लाइन यही होगी, आरक्षण गरीबों को क्यों नहीं, जातियों को क्यों। धन्यवाद। ये एक अहम मुद्दा है और इसमें तो इतनी पेचीदियां हैं कि आसानी से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन समय आ गया है इस पर पुनर्विचार करने का। इसमें लेकिन सभी राजनीतिक दल जब तक चर्चा नहीं करेंगे इसका हल निकलेगा नहीं। लेकिन उसका हर्जाना भी उनको भुगतना पड़ा। चलिए चलिए। नमस्कार सर, मैं आयुष मिश्रा बिहार से हूँ। हाँ सर, मेरा सवाल है कि हम हर बात पे बीजेपी को यहाँ क्यों कर रहे हैं। हमें कांग्रेस के लिए बात करना है, इसलिए मैं बीजेपी के बारे में नहीं कहूँगा। कहना है कि जब एनएसयूआई कोई प्रोटेस्ट करती है तो हमारे जितने भी एआईसीसी और यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो उनसे दूरी बना लेते हैं। जब यूथ कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करते हैं तो एनएसयूआई और एआईसीसी के नेता उनसे दूरी बनाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा, जिस कारण लगता है कि तीनों तीन संगठन है, ना कि एक संगठन है, जबकि आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी एक साथ संघर्ष करती है और हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले आंदोलन करते थे कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जनता अब ये देखती है कि कौन हमारे लिए सड़कों पर उतर रहा है, ये नहीं देखती है कि टीवी पर कौन हमारे लिए बोल रहा है। क्योंकि टीवी पर वही दिखाया जाता है जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। तीसरा सवाल सर मेरा कि जब एनएसयूआई जैसा संगठन जिसके पास हो वो एनएसयूआई को कमज़ोर धीरे धीरे क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं एनएसयूआई के अंदर ऐसे लड़कों को ट्रेंड किया जाता है जो राष्ट्रीय लेवल पर आकर अपनी बातों को रख सकें? सर, और चौथा सवाल है मेरा कि जिस तरह से अराजकता बढ़ी है उस हिसाब से हम सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से आप लोगों ने सबने बताया कि मुस्लिम प्रश्न बना दिया गया है। तो मैं कहता हूं जब जब हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उधर से आके बोल दिया जाता है कि मुस्लिम पार्टी कांग्रेस है और हिंदू पार्टी बीजेपी है। हम हिंदू मुस्लिम से हटकर रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? हम हमेशा ऐसा लगता है जैसे डिफेंस कर रहे हैं, एग्रेसिव होना चाहिए। जैसे मैंने कई बार शहजाद भाई साहब का देखा है
तो वो एग्रेसिव रहते हैं, अपने प्रवक्ता जब वो बोलते हैं तो एग्रेसिव रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, ना कि कोई बोल रहा है हम डिफेंस कर रहे हैं। हमें हमेशा आक्रामक होना चाहिए। हमें ये नहीं बताना चाहिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और 1 लाख मिला। हमें ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस रहती थी तो कितने रोजगार देती थी और तुमने नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया। ये हमें हमेशा आक्रामक होकर रहना चाहिए। जी आपसे मैं सहमत हूँ। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में, वो कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है और इस पर मैं आपके विचार ठीक हैं। और साथ में ये भी बात ठीक है कि हमको जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे महंगाई है आदि, उस पर विशेष तौर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने दाल के भाव अभी बताए हैं और जीएसटी में निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। इन मुद्दों को हमें हाथ में लेना चाहिए और अग्रेसिव होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। चलिए नेक्स्ट। सर, मैं विशाल कुंद्रा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल का संयोजक हूँ प्रदेश। सर, मेरा आपसे और पूनावाला भाई से सवाल हैं 2। अभी आचार्य जी ने भी वही बात बोली थी कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। शायद मेरे कई लोग ऐसे होंगे जो रात दिन उन लोगों से लड़ रहे हैं, गालियां भी खा रहे हैं। हम भी बहुत गालियां खाते हैं। हमने कई बार सर से चर्चा भी करी थी, दिग्विजय सिंह जी सर से, और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना। जितने भी कांग्रेस समर्थक जो आईटी सेल में या सोशल मीडिया में उनके आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अगर उनको अगर एक कांग्रेसी नेता ने ताकत दी है तो वो सिर्फ दिग्विजय सिंह है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। पर सर, सवाल ये है कि अभी आचार्य जी ने भी कहा और राजा साहब ने भी कहा कि हमें हर मोहल्ले में जाके उन लोगों को जोड़ना चाहिए, इनके जो कुप्रचार है उनके बारे में बताना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर हम मोहल्ले से, जहाँ पे हमारे सब लोग घर जानते हैं, इवन मैं भी ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ तो जहाँ पे शायद मैं अकेला कांग्रेसी होऊंगा, वो पूरा संघ का एरिया है और रविवार के दिन वहाँ पे प्रभात फेरी निकलती है। एक ऐसा एरिया होगा हमारे विधानसभा में कि वो एक ही ऐसी जगह है जहाँ रोज रविवार सुबह प्रभात फेरी निकलती है। हाँ, खाकी निक्कर वालों की शायद हम बोलते हैं उनको। और वहां वो ऐसा एरिया है जहां आज भी दाल जल जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू जी को दोष देते हैं, वो ऐसा एरिया है। तो आज भी हम वहां जब किसी को बताते हैं कि ये इस तरह से कुप्रचार कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो इन्होंने जो बोला हम इतना कुछ दे देंगे 15 लाख हो, चाहे वो सबका साथ सबका विकास की बात हो, अगर हम उनको व्हाट्सएप पे जो कुप्रचार चल रहा होता है, अभी जीएसटी पे भी चल रहा है, तो वो जो कुप्रचार अगर हम बताने चलते हैं तो हमें वहां से धमकियां मिलती हैं और उन लोगों को तो हमारा घर पता है। फेसबुक पे जब हम लिखते हैं उनके बारे में, वो लोग हमें धमकियां देते हैं। इवन मैं अकेला नहीं, मैं तो खैर सुन लेता हूं, मुझे भी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वो बेचारे तोहफा लेके आते हैं हमारे गालियों का, हम कबूल नहीं करते, तो एक तरह से हम समझते हैं हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। बट जो यहाँ पे हमारे साथ और भी कई लोग होंगे जो शायद कमजोर घर से होंगे, कोई महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन लोगों को जब गालियां मिलती हैं या धमकियां मिलती हैं, हाँ, उसमें से देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आधे हमारे इसी चक्कर में सोशल मीडिया छोड़ के चले जाते हैं कि उनको इतनी धमकियां मिलती है कि वो बेचारे डर जाते हैं। क्योंकि हर किसी के पास दिग्विजय सिंह जी नहीं है, मेरे पास तो है, हर किसी के पास नहीं है। तो एक तो ये बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता था पार्टी इस चीज के लिए कोई ऐसा सेल बनाए, लीगल सेल बनाए, जो आईटी सेल में या जो सोशल मीडिया में जो समर्थक है कांग्रेस के लिए जो लड़ते हैं, उनको कम से कम सिक्योरिटी दी जाए। ये मेरी एक विनती है, और खासकर महिलाओं को, क्योंकि जो हमारी महिलाएं जो हैं, जब वो मोदी जी से पूछेंगे कि जब आप 3 तलाक की बात करो, पहले जसोदा जी को तो इंसाफ दिला दो, मुस्लिम औरतों को तो बाद में दिलाना, जब वो महिलाएं लिखेंगी तो उसका प्रभाव और होगा। और कई बार क्या होता है, ये इसलिए तो संघी लड़कियों की फेक आईडी बना के आते हैं क्योंकि आप उसको जवाब से गाली भी नहीं दे सकते हो। तो वही अगर हमारी महिलाएं असली आईडी से करेंगी तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। पर वो डर जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके वो हिंदी भाषा की जो देसी भाषा में जो गालियां देते हैं, और क्या होता है कि हम अपने परिवार भी हमारा फेसबुक से जुड़ा होता है,
तो वो जो गालियां देते हैं तो हमारा परिवार ही हमें रोकता है कि भैया तुम क्या खा रहे हो सारा दिन। तो एक तो वो हमारे को कुछ ऐसा हो कि एक दो जो गाली देने वालों को अगर हम एक्शन ले लिया जाए तो शायद ये चीज कम हो जाए, क्योंकि उनका डर खत्म हो चुका। उनको पता है कांग्रेस को गाली देंगे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, हम तो आज 2 दे रहे हैं कल 4 देंगे। तो एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इसका कुछ उनके एक्शन लेने के ऊपर कुछ किया जाए। सेकंड, सिक्योरिटी। और मेरी पूनावाला भाई से एक सवाल था कि सोशल मीडिया पे जैसे हम सब लोग, आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, मैं खुद इसका समर्थन किया हूं कि ये होना चाहिए, क्योंकि आज हम सब सबसे ज्यादा तादाद में है ये, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया संभाला है नेशनल का भी प्रदेश का भी, हमारी जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, कांग्रेस समर्थित। फिर भी हम लोग उनसे पीछे इसलिए क्योंकि आज हम सब अलग अलग हैं, मतलब एकजुट नहीं है। तो मेरी शहजाद भाई से ये सवाल था कि हमें, जैसे आपने एक हम युवाओं को लेके आपने भी हमें बहुत जोड़ा, हम आपस में बहुत जुड़े, हम शायद दिन में बात भी करते हैं कई बार इस इशू को लेके। तो मैं चाहता था कि कई लोग भ्रमित है, कई लोगों को ये लगता है कि यार कुछ नहीं होना इससे हमारा, तो उसका जवाब आप दोगे अच्छे से, क्योंकि मुझे पता कि मैं चाहता था वैसे भी आपके लिए अलग इसका सिस्टम रखूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप इनको सबको, जो मेरे यहाँ पे कई लोग आए हैं सवाल करते हैं, और राजा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन में मुझे जवाब दें। धन्यवाद। नहीं, मैं सहमत हूँ विशाल जी। तो आप, हम लोग अभी AICC में विवेक तनखा जी हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं, वो चेयरमैन लीगल सेल बने हैं, हम लोग इस पर वर्क करेंगे। 2 बातें इसके अंदर हैं। पहली बात तो ये फेक आइडेंटिटी पर किसी ने, क्योंकि ट्विटर USA से चलता है तो वहाँ के रूल्स और लॉ अप्लाई करते हैं, लेकिन जिस तरह से फेसबुक ने अब फेक न्यूज़ पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है, इस पर हमें विशेष तौर पे अदालत में भी जाना चाहिए। यहाँ पर इस पर हम चर्चा करेंगे कि फेक आइडेंटिटी वालों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और इसमें हर ट्विटर अकाउंट को हम लोग इस पर कोशिश करना चाहिए कि फेक आइडेंटिटी किसी तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए। और मैं प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, कोई भी हमारे जैसे वर्कर्स हैं उन पर इस तरह की धमकियाँ अगर आती हैं तो लीगल सेल AICC का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। और जहाँ तक शहजाद की बात है, वो तो आपके बीच के एक्टिविस्ट हैं ही। मैंने भी हमेशा इस बात की कोशिश की है, कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है उसको मैंने सपोर्ट हमेशा से किया है, और उसकी वजह से कांग्रेस के ही लोग कुछ बार मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है उसका समर्थन तो करना पड़ता है, चाहे वो किसी ग्रुप का हो, चाहे किसी गुट का हो, चाहे वो कैसा ही हो। मेरा एक विनम्र आग्रह सभा में पधारे सारे लोगों से है कि हम ज़्यादा प्रश्न एंटरटेन दिग्विजय सिंह जी साहब कर पाए, इसलिए हम हमारा प्रश्न शॉर्ट में करें, जो अपनी बात पूछनी है, ताकि हम ज़्यादा प्रश्न एंटरटेन कर सकें। यहाँ मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि हाँ बोलो हाँ, लेकिन आप संक्षेप में प्रश्न कीजिए ताकि ज्यादा प्रश्न हम एंटरटेन कर सकें। क्यों हो रहा था? तो इसीलिए तो मैंने उनको भाषण मेरे को बोलो। तो क्या है सर, मैं राजस्थान से हूं, महेश चंद्र पुरोहित, मेरा दीक्षा का नाम स्वामी आत्मविश्वास है। मैं 40 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं बिना पद के। मेरे को 2 बार पद मिला, ऑफर करके मिला, मेरे मना करने के बावजूद मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रह चुका हूं, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी मीडिया संभाल चुका हूं, सोशल मीडिया में सक्रिय हूं। 40 साल से मैं कांग्रेस, मेरे को कोई लालच नहीं है। मेरा प्रश्न ये है सोशल मीडिया के बारे में आपसे दिग्विजय सिंह जी, मैं तो एक स्पिरिचुअल आदमी हूं, आध्यात्मिक जीवन जीता हूं और इस पार्टी के ऊपर समर्पित हूं। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये सोशल मीडिया की जो टीम है, जो अपनी एनर्जी लगाती है, अपना टाइम स्पेंड करती है और कांग्रेस कर रही है, क्या आने वाले कहीं भी किसी भी स्टेट में चुनाव के अंदर सर्वे के लिए इस टीम को भेजा जाएगा? सर्वे मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात इसलिए सिद्ध कर रहा हूं मैं कि जो नेता लोग दिल्ली से जाते हैं सर्वे करने के लिए, उनके भाई भतीजे सब वहां ऑलरेडी तैयार होते हैं और गलत रिपोर्ट हाईकमान को मिलती है और गलत टिकट का वितरण होता है। ये टीम
किसी को लालच नहीं है, कांग्रेस करती है केवल ये। तो सर्वे ऐसी टीम से कराया जाए, सही रिपोर्ट मिलेगी निश्चित बात। मेरा एक तो बात यह है। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की नियुक्ति स्टेट वाइज या नेशन वाइज होती है, वो नियुक्ति कोई नेता करता है और वो लोग, मैं सबकी नहीं कहता, 10% लोग तो एक्टिव हैं, 90% नॉन एक्टिव है। और वो 10% लोग केवल उस नेता के बारे में लिखते हैं, उनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। ये आप भी जानते होंगे, केवल उस नेता के बारे में लिखते हैं। एक तो ये बात, दो हो गई। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये लोग हैं, ये कांग्रेस ही नहीं लगते आपको? और मैं कहता हूं इनके हृदय में जो कांग्रेस बैठी हुई है वो उन लोगों के नहीं है। तो इनका यूज किया जाए, इनको सबको लीगलाइज कर दिया जाए, ये करेंगे काम कांग्रेस का। और मैं कहता हूं कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं, वायरस घुस गया, वायरस, ये एंटीवायरस है। इनको लगा कर देखो कांग्रेस में जान आएगी नहीं आएगी। एक मैं तो ओशो को फॉलोवर हूं, स्पिरिचुअल जीवन जीता हूं। प्रमोद कृष्ण जी आचार्य जी ने जो बात कही, बहुत सार रूप में एक ही बात है, मैं समर्थन करता हूं। आज से ही बल्कि कल से ही आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। 2 साल है हमारे पास, और ऐसा आंदोलन कि जन सैलाब उमड़ पड़े पूरे देश के अंदर, त्राई त्राई मच जाए, कांग्रेस हो जाए, मारकाट नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब चीजें, भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, ये सब। और जो आचार्य जी ने सवाल दिए हैं ना, जिंदा सांप गले में डाल दो, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद पुरोहित जी, आपकी तीनों बात से मैं सहमत हूं। सर्वे टीम में ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, और हम लोग सर्वे एजेंसीज को पैसा देते हैं। हम लोग हमारे जो कार्यकर्ता समर्पित लोग हैं उनका उपयोग करना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। दूसरा, आपने जो कहा है कि मैं खुद अपने स्टेट का बताता हूं आपको, कि जो नियुक्तियां हुई हैं आईटी सेल में, वो लोगों ने ऐसे लोगों की कर दी जो किसी का चेला है, चमचा है और मित्र है, उन लोगों की नियुक्ति हो गई। उनमें से आपने ठीक कहा है, 90 नहीं 95% ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है। इसलिए ये हम लोगों ने ये प्रयास इसीलिए किया है कि इसको हम लोग सच्चे कांग्रेस के समर्थक जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन लोगों की जमात इकट्ठी करें, जिनको ना पद चाहिए, जिनको ना विधायक का टिकट चाहिए, ना लोकसभा का टिकट चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस के साथ जुनून के साथ मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसी फौज तैयार करने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है। अगला प्रश्न। हाँ, आप कहिए। दिग्विजय जी और सारे डिग्निटरीज को मेरा नमस्ते। अपना परिचय भी दीजिए। मैं अमित। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सोशल मीडिया के अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाह रहे हैं और कहाँ तक हैं हम, क्योंकि आज मैंने आपका वो स्पीच सुना, उसमें हमने आज़ादी के पहले की छोड़ दें, आज़ादी के बाद की हमने सिर्फ गांधी परिवार की बात करी। आपने सिर्फ 2 नाम लिए, एक श्री सीताराम केसरी जी का और नरसिम्हा राव जी का। तो क्या आज़ादी के बाद कोई भी कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं हुआ जिनका हम नाम ले सकें अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने श्री सीताराम केसरी जी का नाम लिया, मैं उस संदर्भ में, हाँ, वो गुरु गोलवलकर जी के संबंध में, और भी काम ठीक है। मैं उसी दानापुर से आता हूं जहां से वो श्री केसरी जी हैं, तो मैं उनका घर देखता हूं जब, तो वहां पे अभी कुछ नहीं होता, वो घर भी मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है। जब भी हम जयंतियाँ मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, हम गांधी नेहरू परिवार की मनाते हैं, हम राजघाट पे चले जाते हैं, शांति वन में चले जाते हैं, क्या इतने सारे हमारे अच्छे नेता हुए हैं कांग्रेस में, क्या हम उनकी कभी नहीं मना सकते? क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे कई चाचा जी हैं, दादाजी लोग हैं, उन्होंने देखा हुआ है केसरी जी का जीवन। तो ऐसे और भी नेता होंगे, जब उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, उनके बाद उनके बारे में कोई पूछता नहीं, तो बोलते ठीक है क्या फ़ायदा हुआ मुझे कांग्रेस में जाके। तो हम क्यों नहीं इस पे ध्यान देते? क्योंकि ग्राउंड लेवल वहाँ पे होता है और काम वहीं से होता है जहाँ से रिजल्ट फिर हम दिल्ली में देखते हैं। नहीं, ठीक आपने कहा है।
देखिए, बात यही है कि मैंने जो अपने भाषण में बात कही है वो यही कहा है कि हमें जनसंपर्क कायम रखने के लिए, पहले एक ज़माना था जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि महात्मा गांधी कहीं भी मीटिंग में जाते थे तो पहले लोगों से जाके चर्चा करते थे, उसके बाद जाके मीटिंग करते थे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें मास कांटेक्ट करना चाहिए। आज 26 मई को नरेंद्र मोदी जी के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 वर्षों में क्या उपलब्धि रही नरेंद्र मोदी जी की और क्या उनके जुमले रहे हैं, इसका सोशल मीडिया का तो एक माध्यम है, लेकिन आज भी 90% ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। उनसे संपर्क तो जो हमारे गांव, कस्बे और मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता या नेता न रहे हों, लेकिन समाज में कांग्रेस के समर्थक हैं, संघ की विचारधारा के विरोधी हैं, उन लोगों को संगठित करने का हमारा ये प्रयास है। जहाँ तक सभी नेताओं का प्रश्न है, सभी नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उन सब का सम्मान हम लोग करते आए हैं, राज्य स्तर पर भी करते हैं, जिला स्तर पर भी करते हैं। और केसरी जी के साथ हमने काम किया है, दानापुर के वो रहने वाले थे, उन पर का भी हम लोग सम्मान करते हैं, आज फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इसलिए सभी का सम्मान करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं विकास कटियाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 16S, जनकपुरी विधानसभा से। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हम अपने बाप दादाओं से यही सुनते आए हैं। आज 21वीं सदी में हम आ गए। कांग्रेस पार्टी का श्री राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाए, देश में क्रांति आई। क्यों ना कांग्रेस पार्टी अपना एक ऐसा ऐप लॉन्च करे जिससे हम कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें, एक ऐसा ऑफिशियल ऐप हो जिसमें आईटी सेक्टर काम कर सके। मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि जब तक रूट लेवल के ऊपर अगर टॉप लीडरशिप ध्यान नहीं देगी, कोई एक ऐसी ईमेल आईडी जिस पे हम अपनी ग्रीवेशंस को आपके पास रख सकें, अपनी दिक्कतों को आपके पास रख सकें, जिसका रिप्लाई हाईकमांड हमें दे, जब तक ये काम नहीं होगा कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। सर, जिसको बड़े नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने, एमपीज ने अपनी राजनीति के चक्कर में कार्यकर्ता की आवाज दबा दी गई है। सर, मैं ऐसे वार्ड से काम कर रहा हूं जहां पिछले 30 साल से कांग्रेस तरस चुकी है एक जीत को। अब कांग्रेस ही ये कहता है क्या मैं माथे पे हर बार हार लूंगा? क्या हर बार टिकट एक ऐसे कैंडिडेट को दे दी जाएगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको अपने मोहल्ले से या अपने वार्ड से मात्र 7 वोट मिलते हैं, 6 वोट मिलते हैं? क्या करेंगे आप उसका? हाई कमांड को यह सोचना पड़ेगा। सर, मेरे को याद है, मैं इंदरपुरी खड्डे वाले पार्क में छोटा सा होता था, धर्मदास शास्त्री जी हमारे घर से नामांकन भरा करते थे, मैं उस शांतिलाल कत्याल का पोता हूं। सर, आज देश की हालत देख के 1.5 साल पहले मैं अपने घर को निकल के आया हूं राजनीति में, जबकि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, मगर मुझे लगा इस कांग्रेस को हमारी जरूरत है। ये कांग्रेस अब सिर्फ नेताओं की रह गई है, ये कांग्रेस कार्यकर्ता को भुला चुकी है, एक युवा को भुला चुकी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ऐप श्रद्धांजलि होगी सच्ची 21 तारीख को, आप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से कहिए आईटी वालों के लिए एक सेक्टर को कंपनी बना के चलाएं, अपनी देश के अंदर इस काम को पूरे देश में, भारत में लेके जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कटियाल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम लोग आईटी सेल में बात करेंगे कि कांग्रेस का ऐप तैयार किया जाना चाहिए और उससे कनेक्ट होना चाहिए ताकि कार्यकर्ता अपना संपर्क लीडरशिप से बनाए रखे। इस पर हमें विचार करना चाहिए। और मैं ये भी बात से सहमत हूँ कि अभी जो चुनाव हुए उसमें जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बहुत शिकायत रही। अब कैसे टिकट वितरण हुआ मैं तो उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपने जो अपने दिल के गुबार व्यक्त किए हैं मैं उससे आपसे सहमत हूँ। अपना परिचय दीजिए। सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। माय नेम इज मैथ्यू वर्गीस फ्रॉम बोरिवली, मुंबई। सर, मुझे सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 चीज बोलना है, वो भी छोटे में। आनंद शर्मा जी ने एक बड़ा
एक बड़ा चीज बोल दिया जो आप लोग सब लोग ने सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, कि गो इनटू, वो बोलते ना, वो आदमी के अंदर घुस जाओ एंड प्लस कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस किसने बनाया, कांग्रेस कांग्रेस कैसा बना है, कांग्रेस में क्या क्या है, कांग्रेस में क्या क्या गुण है। सर मेरे को इंडिया ने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, बट व्हाट कैन आई गिव टू कांग्रेस, व्हाट कैन आई बी एंड हाउ कैन आई बी ए हेल्प टू कांग्रेस। ये मुझे एक चीज आपको थोड़ा ये करना है सर। एंड जो आचार्य जी ने भी एक बड़ा चीज बोला कि गांव गांव में जाके देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल, बहुत ही कांग्रेस पीपल है जिधर को हमको पूछ नहीं रहा, उनको वापस जगाने का जरूरत है सर हमको। सर मेरा एक रिक्वेस्ट आपको है सर, लेट अस हैव अ interaction session again while teaching what is Congress, who was Congress, how was Congress made, Congress ka what is the base of Congress. Sir, today we are running short of grassroots workers. We are running short of grassroots workers, sir. Our youths are killed by our own Congress people. Our NSUI is killed, our Mahila is killed by our own Congress people. Sir, I want this thing, I want this body to come up again. Sir, now Congress is a boat, the sail is there, but I don't have the string to hold the sail, sir. I totally agree with you, Varghese, and this is why I have requested all my friends who are not worried about what Congress can give to you, but what you can give to the Congress. Yes, this is what I'm saying. This is what we want to collect all over the country, where Congress sympathizers, Congress workers are asking what we can give to Congress party. These are the Congress people will become the backbone of the Congress party, not the time servers and the self-seekers. Number one. Number two, I totally agree that the combination of Mr. Modi and Amit Shah, they are partners in crime. If you see the details of the history of the emergence of Modi and Amit Shah, just go to Ahmedabad and find out how Mr. Amit Shah has come up, and you will get the details. The biggest beneficiary of the demonetization has been Mr. Amit Shah and his fellows, his friends in the Cooperative Bank of Ahmedabad. So therefore, I totally agree with you. The picture, I have not seen the film Satya, but what you mentioned about Kallu Mama is something I can visualize what you have in mind. I am totally with you on this. Thank you very much, sir. It was because of Mr. Sharma ji, I came over here specially, sir. Thank you, Varghese. He gave me an invitation and I was here. Now you are from Mumbai. Borivali, yes, sir. Borivali. Now, can you collect 150 people who are sympathizers of the Congress but not active in the Congress party? Sir. If you collect those, I will come there and meet all of them. Sir, I will surely do this, but I would always tell Acharya ji ने और एक चीज बताया कि अच्छे कांग्रेस वाले सब लोग मुंह लटका के बैठे। क्यों? जैसा भाई ने बोला सर, एक एटम मॉलिक्यूल मिल गया ना सर, धमाका हो चुका है सर। एक एटम मॉलिक्यूल का जरूरत है सर। I totally agree with आचार्य जी। हम तो सब लोग ऑप्टिमिस्ट, जितने लोग बैठे हैं, ये मुंह लटकाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो सब लड़ाई लड़ने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक भाई साहब, मुंह लटकाने वाले लोग तो वो हैं जिन्होंने कांग्रेस से फायदा लिया, लेकिन कांग्रेस को आज वो लोग छोड़कर चल रहे हैं। वो अपने घर में बैठे हैं क्योंकि उन पर कहीं सीबीआई का दबाव होगा, कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दबाव होगा, या उनका कोई समझौता हो गया होगा। हमें उसकी चिंता नहीं है। हम तो सब लड़ाकू लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको इसकी परवाह नहीं। तुमको एक जेल भेजना, हमको 10 जेल भेज दो, 10 केस लगा दो, हम डरने वाले तुमसे नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Dr. Manoj Sharma, he has come all the way from Bina, Madhya Pradesh. He also wants to ask some question. हाँ, चलिए मनोज जी बताइए। मनोज जी संक्षेप में पूछे था कि और भी लोगों को मौका मिले, प्लीज। ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट लूंगा, क्योंकि बोलना जरूरी है। प्रश्न बोल रहा हूँ मैं। मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं होते, मेरे सामने समाधान होते हैं।
क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी कि चित्र लगा दो तो उसमें गलती निकालना आसान होता है, समाधान लेके आइए, पॉजिटिविटी उसी को बोलते हैं। जैसा कि अभी सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और सबसे जो मेन विचार था हमारी इस धमाके का छोटे से जो यहाँ पर हुआ है, उन्होंने बोल दिया उसका मेन मकसद। मेरा सर ये कहना है कि हम क्यों ना ऐसी अपनी टीम बनाएं, और जैसा आंदोलित किया है स्वामी जी ने, बहुत से कम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम फंडिंग कमाने के लिए भी कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उनको वो चीज बताएं हम जो उनको नहीं पता है, और उससे हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, पार्टी के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करवा सकते हैं, हमें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, पहला। और दूसरा ये, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे विकल्प चल रहे हैं। हमारे यहाँ केवल NSUI, महिला वे, IYC, सिर्फ इतना चलता है। मेरा जो आपसी ऑब्जर्वेशन देखा मैंने सोशल मीडिया पे, मैक्सिमम लोगों का, उनके 265 या 260 प्रकल्प होंगे, वो सब अध्यक्ष का पद टांगे घूम रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है। क्या भैया NSUI हो, क्या नहीं है, IYC के हो क्या नहीं है? तो कुछ ऐसे जरूर सपोर्टिव संगठन होने चाहिए जिनको, जैसे इन्होंने हिंदू वाहिनी चला रखी है, अपनी प्रोपेगेंडा कर रखा है। अब हम लीगली, स्वामी जी ने बोला कि पेड़ डालो, पेड़ तो डालें, लेकिन वो गांधीवादी विचारधारा नहीं करने दे रही। अब अगर तमगा थोड़ा सा लग जाए ना किसी सेना का हमारे ऊपर, फिर हम इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं, ये कितने पानी में है, फिर बताएंगे हम। अब रीजन है कि हमारा नेता कहता है बदतमीजी मत करो, भाई मुर्दाबाद मत बोलो, हम ठंडे। अब करें क्या? तो उसके लिए अगर कोई ऐसा पैरेलल संगठन है, मैं तो कह रहा हूं स्वामी जी बनाइए एक ऐसा पैरेलल संगठन, हम सब साथ आने को तैयार है। कीजिए शुरुआत, कीजिए शुरुआत, हम आपके साथ हैं सर। और ये जो बैठे ये भीड़ में जितने लोग हैं सर, सबके सब बहुत अच्छे फॉलोइंग्स लिए हुए हैं अपनी, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। और ये बात 60 या 70 तक नहीं जा रही, ये सुबह तक 20 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी होगी बात, 20 करोड़ कांग्रेसी जाग गया होगा सर। सवाल नहीं, समाधान ढूंढो। गांधी जी ने समाधान ढूंढा था गरीबी का, इसलिए देश आजाद कराया था। सवालों के जवाब खुद ढूंढना जिस दिन हम शुरू कर देंगे ना, ये संगी पंगी क्या है, इनकी पुंगी अपने आप बच जाएगी सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज शर्मा जी। दिग्विजय सिंह जी साहब ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि आपके सब प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, जहां तक संभव होगा यहीं पे अटेंड किए जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति को जिनका सवाल यहां पर पूछा नहीं जा पाएगा समय अभाव के कारण, उनको ईमेल के थ्रू दिग्विजय सिंह जी साहब की तरफ से पर्सनल जवाब मिलेगा। सवाल पूछिए। परम आदरणीय राजा साहब से मेरा एक संगठन के मामले में निवेदन है कि यूथ कांग्रेस एवं NSUI में, मनीष मिंडा इंदौर से, यूथ कांग्रेस और NSUI में जिस प्रकार से संगठन में आज खींचातानी चल रही है, वह हमारी पार्टी के द्वारा ही दी गई देन है। जिस प्रकार से इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होता था तो मेरे शहर में यूथ कांग्रेस का बड़ा लीडर आया तो मैं फौज लेके जाता था और मेरे पीछे कम से कम 2000 लड़के यूथ कांग्रेस और NSUI के चलते थे। लेकिन आज जब से इलेक्शन चालू हुआ है तो आपसी गुटबाजी, आपसी लड़के एक दूसरे की काट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, संगठन को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन की परिपाटी चालू हुई है, मेरा आपके मार्फत से निवेदन है कि यह सिलेक्शन की परिपाटी बंद करवाते हुए, इलेक्शन की परिपाटी बंद करवाते हुए सिलेक्शन की परिपाटी पुनः कांग्रेस संगठन में चालू की जाए, ताकि 2019 के इस चुनावी यज्ञ में उन युवाओं की भरपूर सहभागिता हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मिंडा जी। यूथ कांग्रेस NSUI के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में चर्चा है, इस पर हम लोग विचार करके बताएंगे आपको, राहुल जी से इस बात को। आपका जो पक्ष है सभी लोगों ने रखा हुआ है, अब देखिए निर्णय क्या होता है, चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट। माननीय महामंत्री महोदय, परिचय दीजिए। मैं अनिल कौशिक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सन 2007 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ चुका हूं। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस देश के अंदर जितने राज्य थे उतने मुख्यमंत्री कांग्रेस के होते थे, आज ऐसी कौन सी मुसीबत आई, इतनी बड़ी कांग्रेस को एक हाशिए पे लाके हमने खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता, बिहार में लालू से समझौता, नीतीश कुमार से समझौता, मध्य प्रदेश में फलानी पार्टी से समझौता, हिमाचल में फलानी पार्टी से समझौता। उससे हमने खुद स्वयं
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दफन कर दिया, कांग्रेस की राजनीति को दफन कर दिया। ऐसा क्या हमारे दिल और दिमाग में था कि हम कांग्रेस को हाशिए में खड़ा करते हैं? ऐसी क्या सोच रही? मैं आचार्य जी जब भाषण दिया, आचार्य जी के भाषण से मैं प्रभावित हुआ और इनके उस भाषण में मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस मारती है, वरना कांग्रेस को मारने वाला कांग्रेस ऐसी फिरदौस है उसकी जिसके लिए कहा जाए कि जमाना हमको मारे, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, कांग्रेस से है, कांग्रेस जमाने से नहीं। आज हमारे लहू के अंदर कांग्रेस है। मुझे 40 साल हो गए हैं। सन 77 के अंदर मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। आज तक मैं सड़क पर संघर्ष कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। कांग्रेस को एक मल्टीनेशनल कंपनी के नेता दे दिए गए जिन्होंने कांग्रेस का शोषण किया। ऑब्जर्वर प्रभारी आते हैं, विधायकों की गोद में बैठ जाते हैं और टिकटों का बंटवारा होता है, बेचा जाता है टिकटों का। सट्टेबाजों को टिकट मिलती है, सट्टेबाजों को, माफिया को टिकट मिलती है। गरीब मजदूर, जिस इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस इंदिरा गांधी की आत्मा को आज चोट मारी जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। ऐसा क्यों राजा साहब? इसका कोई सवाल है? आज कांग्रेस को हमने हाशिए में खड़ा कर दिया। हमने कांग्रेस का दमन खुद किया है, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को खत्म किया है। आज कांग्रेस हर कूचे में, हर गली में, हर मोहल्ले में, मतलब 10 घर कांग्रेस के हैं तो एक बीजेपी का होता था और फिर भी कांग्रेस हारती थी। क्यों हारती थी? हम लोगों को जो हमसे पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं, जो वो उस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अपना घर भरते थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण होता था। कांग्रेस हारेगी तो जीतेगी? इस बात पे हमें मंथन करना पड़ेगा राजा साहब। इस बात पर सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। ईमानदार व्यक्तित्व को फ्रंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो बेशक मजदूर है, गली मोहल्ले का कार्यकर्ता है, मजदूर वर्ग है, ऐसे लोगों को फ्रंट पर लाना पड़ेगा यदि कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। 2019 का अचीवमेंट अब कर सकते हैं। आज भी देश के अंदर अमित शाह को दुनिया जानती है। ही इज द चीटर, ही इज द माफिया, ही इज द डॉन। नरेंद्र मोदी क्या है सब जानते हैं। राजा साहब आप जानते हो, शायद नहीं जानते होगे, मैं मध्य प्रदेश का जिस समय श्यामा चरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे, मुझे HKL भगत ने मध्य प्रदेश में सागर, सतना, रीवा, शहडोल के अंदर श्री निवास तिवारी जी आपके स्पीकर रहे, मैं प्रभारी बन के गया था। समझे, मैं गुजरात के अंदर जहां से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ता है, कमलनाथ जी ने मुझे प्रभारी बनाया। लेकिन मुझे दुख होता है कि कांग्रेस की आत्मा को चोट पड़ती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोट पड़ती है। इसके पीछे क्या रहस्य है आप स्वयं जानते हैं। राजा साहब यदि कांग्रेस को जिंदा करना है, गरीब मजदूर का, झुग्गी झोपड़ी का, बुनकर का आप उंगली पकड़िए और निकल जाइए देश में। कांग्रेस को कोई मारने वाला नहीं है, बशर्ते के ईमानदार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सहारा जाए। धन्यवाद कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप HKL भगत साहब का जमाना आपने देखा है। उस शख्सियत में ये ताकत थी कि वो कार्यकर्ताओं को पहचानता था, वो टिकट बेचता नहीं था, यही कमी थी उनमें। लेकिन आज जो हम आपने जो बात कही है, अब दिल में हमारे क्या है मैं आपसे सबके सामने तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो कुछ हुआ है हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग इस पर भी चर्चा है कि इस बारे में हमारी लीडरशिप को भी इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अगला प्रश्न उनको आप पूछे, अपना परिचय। हाँ जी, मैं रजनीश कौशल दिल्ली से। सबसे पहले राजा जी को अभी नए दादाजी बने हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और सबकी तरफ से जो ये कार्यक्रम हुआ है उसके लिए भी धन्यवाद। पांडे जी की कृपा से हम यहाँ आ पाए हैं, उन्होंने मैसेज किया तो हम आए। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जो कॉरपोरेट में काम करते हैं उनको हम अपनी तरफ लेके आएंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जैसे कैप्टन साहब को लेके आए, भंवर जितेंद्र सिंह जी भी ऐसे ही आए हैं। तो अगर हम अपनी फैमिली के लिए जॉब करते हैं, हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम सारा टाइम कंज्यूम करें पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है? दूसरा, मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित जी से जुड़ा हुआ है। पंडित जी ने 1 जनवरी 1924 को एक दल बनाया था, सेवा दल।
जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पे। और 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, लेकिन आरएसएस का कैडर आज इतना एक्टिव है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो या फेसबुक पे हो, तो हम सेवा दल को इतना एक्टिव क्यों नहीं कर सकते हैं? थैंक यू। नहीं, आप जो बात कही है बहुत कुछ उसमें दम है। पहली बात तो यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट के लिए ही हम जैसी आज जो मीटिंग हो रही है कि कैसे कांग्रेस के एक्टिविस्ट से हटकर जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, उनको हम कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट करें और युवकों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। कैसे हम लोग राहुल गांधी जी के विचार, कांग्रेस के विचार आज के जो मौजूदा परिस्थितियों में कैसे लागू करें, इस पर हमें सोशल मीडिया का एक माध्यम का उपयोग करना चाहिए। आपने ठीक कहा है कि सेवा दल जी नहीं आप सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। सेवा दल का बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जिस प्रकार का कमिटमेंट आरएसएस के लोगों में बिल्डअप किया गया, हमारी असफलता रही कि हम सेवा दल को उस प्रकार का ट्रेंड काडर नहीं बना पाए। राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी और हम लोग, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया था 85-86 में, सारे 40 साल से कम उम्र के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सेवा दल की 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी और उसी तरह से हम लोगों ने डेवलप किया था। लेकिन ये बात सही है कि हम लोग जिस तरह से आरएसएस ने काडर ट्रेंड किया, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आपकी बात से सहमत हूँ, जरूरी है इस बात को। राजीव गांधी की अगर क्रूर हत्या नहीं हो गई होती तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी रही होती। राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है और काडर कुछ तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट एक बनी है जिसके माध्यम से करीब 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग पूरे देश में ट्रेन किए गए हैं। वही हमारे धीरे धीरे ऊपर चलकर नेता बनेंगे। एक अगले प्रश्न से पहले एक छोटी सी सूचना आपके लिए, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 जुलाई शनिवार को एक सोशल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर भी मुख्य वक्ता, मुख्य स्पीकर, कीनोट स्पीकर श्री दिग्विजय सिंह जी साहब हैं और हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर मौजूद हैं। वो आपको औपचारिक तौर पे आमंत्रण देने के लिए 1 मिनट के लिए आपको संबोधित करेंगे। सभी को नमस्कार। 15 जुलाई को जैसे राज पुरोहित जी ने बताया है कि ऐसी एक वर्कशॉप कांग्रेस सपोर्टर और वॉलंटियर्स के तरफ से एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हमने लगाया है। आप सभी लोगों को मुख्यमंत्री के तरफ से आपको इनविटेशन है, आप सभी आइए। आपका होर्डिंग और लॉजिंग सब हम देख लेंगे, हम इंतज़ाम करेंगे। फेक न्यूज़ का मुकाबला करने का मौका भी आया क्योंकि चुनाव भी आने है अक्टूबर में, तो आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए। और मैं राजपुरोहित जी को और पांडे जी को धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 जुलाई को शिमला आइए। थैंक यू। और स्टेइंग और होर्डिंग सभी मुख्यमंत्री जी के तरफ से आप सभी लोगों को किया जाएगा, इसमें कोई। थैंक यू। महिला विंग से एक प्रश्न। हाँ चलिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका सारसर है। मैं रामनगर वार्ड 91 से हूँ और अभी मेरे को कांग्रेस पार्टी से कोई पोस्ट नहीं मिली है, बट फिर भी मैं पर्सनल लेवल पे कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने लेवल पे, मेरा प्रोफाइल सोशल मीडिया का ही है और यही मेरा प्रोफेशन है, सोशल मीडिया का काम मैं करती हूँ। इस बार मुझे इलेक्शन में मैंने अप्लाई किया था जो कि मुझे टिकट नहीं मिली थी, लेकिन मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं थी क्योंकि टिकट किसी और को दी गई। हमारे आला कमांड ने टिकट किसी और को दी थी, फिर भी मैंने अपनी पार्टी के लिए काम करा और अपने वार्ड से सीट निकालकर हम लोग लाए। चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के कांटेक्ट डिटेल्स मैं राजपुरोहित जी से कहूंगा कि मुझको दे दें और हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक फाउंडेशन भी हमें बनाना चाहिए
जो कि टोटली नॉन पॉलिटिकल होगा, लेकिन देश में सामाजिक समरसता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करेगा। हम वो फाउंडेशन भी बनाने जा रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों को उसमें हम लोग शामिल करेंगे। ये हमारी फौज अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए लड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग बुलाई थी। मैं माननीय सबसे पहले तो अजय शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया, अवस्थी जी को, डॉक्टर पांडे जी को, राज पुरोहित जी को, सबको, और आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार। और ये हमारा संपर्क बना रहेगा। जिनके क्वेश्चंस नहीं आ पाए मुझे दे दीजिए, उनका सबका उत्तर मैं पर्सनली ईमेल से भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी के हम बहुत आभारी हैं, इन्होंने जो प्राण फूंक दिए हम लोगों में, हम आपके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से आग्रह है, जिन्होंने वो 2 पेज का फॉर्मेट अगर भर के दे दिया तो